नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। और ये जो वीडियो है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी आज का जो वर्तमान का जो मेरे पास संविधान है, जो हमारे देश इसके रूपरेखा पे चल रहा है, उसकी एक दिन की ये बनाया हुआ नहीं है। इसकी लंबी संघर्ष और लंबे समय लगी हुई है। तो इसी के बारे में जानना है। जब हमारे भारत अंग्रेजों के चुंगल में फंसा हुआ था, उसी समय से कहीं ना कहीं हमारा देश, ठीक है, उनके अनुसार चल रहा था, बट कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से कुछ नियम और कायदा के अनुसार चल रहा था। उसी के बारे में आज दोस्तों का इनके बारे में संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आज ये जो संविधान से संबंधित है ना, ये मेरा चौथा क्लास है, चौथा वीडियो है। आप यदि 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब जाके ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं और ये क्लास 4 है। शुरू से लेके, यानी जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी पांव रखता है भारत में, और अंततः जब 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश में संविधान जब तक लागू होता है, वो टोटल का टोटल संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक बात और महत्वपूर्ण आपको बताऊंगा, इस चैनल को जो है ना आप देखते हैं ना, इस वीडियो को जब आप देखते हैं ना, तो पूरे के पूरे देखने की कोशिश कीजिए। जब पूरे देखिएगा तभी जाके ये वीडियो को समझ में आएगा। और एक प्रॉपर नोट बनाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बाद में जाके इसका एक प्रॉपर नोट बनाइए, या आप देख भी रहे हैं साथ में साथ वीडियो को थोड़ा रोक के आप देख सकते हैं, और प्रॉपर नोट बनाइए और रिवीजन कीजिए। आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, आप जो भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा, आपको कहीं ना कहीं इससे ही इसी वीडियो से के क्लास में आपको आएगा और देखने को मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ महत्वपूर्ण, वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को तक भी पहुँचाने का, ग्रुप में पहुँचाने का काम करें, जिससे क्या होगा, ये चैनल बहुत आदमियों तक जाए, इसका लाभ ले, बहुत सा बच्चा लाभ ले और सीखे घर बैठे। चलिए आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। तो सबसे पहले प्रथम क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। वो कहाँ होता है, ब्रिटेन में होता है 1601 में। तो पूछा जाता है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था 1601। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुआ था, तब तो पूछा जाता है वहाँ की शासक कौन था, तो जेम्स प्रथम था। कभी कभी ये भी पूछा जाता है दोस्तों, जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, उस समय भारत में कौन सा शासक हुआ करता था, तो वो होते थे जहांगीर। तो आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट, 1608 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है 1600 ईस्वी में, तो उसको भारत में व्यापार करने का अधिकार नहीं मिलता है। तो क्या करता है, वहाँ के राजा जेम्स प्रथम ने एक पत्र लिखता है और प्रथम कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजता है, जाइए आप जाइए और भारत में व्यापार करने का अधिकार लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ व्यापार करे, उसके लिए आप अधिकार लीजिए। तो वही पूछा जाता है, जहांगीर के दरबार में प्रथम कौन सा जेम्स प्रथम का पत्र लेके आया था, तो कैप्टन हॉकिंस। कब आया था, तो 1608 में। बट क्या होता है, जहांगीर ने उसको अधिकार नहीं देते, कुछ कारणवश होता है। फिर पुनः उस गलती को सुधार के 1615 ईस्वी में फिर जेम्स प्रथम का एक पत्र सर टॉमस रो, पूछा जाता है द्वितीय अंग्रेजी मैन ब्रिटेन से कौन आए थे जहांगीर के दरबार में, तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में, और वो जो कमी था पीछे वाला उसको पूरा करते हुए व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लेता है भारत में। और 1615 ईस्वी से हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार शुरू हो जाता है, उसकी कारखाना को स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फिर क्या होता है आगे, 1757 में 1615 से लेकर 1757 तक व्यापारिक कार्य करता है। व्यापारिक कार्य करते करते कहीं ना इसका निशाना कहीं और होता है और चाहता है कि भारत में राजनीतिक सत्ता को भी हथियाते। इसी क्रम में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसमें क्या होता है, 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह युद्ध जीत लेता है और अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर लेता है। दोस्तों खुद अपने शासक के रूप में नहीं बैठता है, कहीं ना कहीं अपना द्वारा अपना अधिकार के राजा को बैठा देता है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में राजनीतिक सत्ता को हथियाता है। और क्या फिर पुनः 1665 में बक्सर का युद्ध होता है। फिर इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने भारतीयों को हरा देता है और
पुनः 1764 में बक्सर के युद्ध को जीत लेता और उसी क्रम में 17 से एक साल के बाद 1765 में इलाहाबाद में एक संधि होता है और इस संधि में बंगाल में भू राजस्व वसूली दिमानी कहते हैं उसको वो प्राप्त कर लिया, यानी क्या कर के रूप में। अब जैसे पूरे बंगाल क्षेत्र में जमीन का टैक्स के रूप में कंपनी ने वसूलना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन था 1765 के इलाहाबाद का संधि। और उसी के साथ कहा जाता है राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से बंगाल में साथ साथ भारत में भी अपना यह राजनीतिक सत्ता को हथिया लेता है। इसके बाद क्या होता है, फिर पुनः 100 चलता है। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू कर देता है। भारतीयों को बहुत सा कर डाल देता है, बहुत सा परेशानी करता है। उसी क्रम में 1857 की क्रांति होता है, जब कहा गया भारत की पहली क्रांति थी। वह 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था ना, जो राजनीतिक सत्ता था ना, उसको खत्म करके ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथों में ये ले लेता है। इसलिए 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर देता है और ब्रिटिश क्राउन वहाँ की जो महारानी होती है उसको दे दिया जाता है। और इसके बाद 1858 ईस्वी के बाद भारत में जो भी नियम कायदा जो भी बनता है कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद के से बन के तैयार होकर हमारे भारत में ये लागू होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है, यानी राजनीतिक हस्तक्षेप में कुछ नहीं करेगा। इसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में ये आया हुआ था और 1947 में गया। इस क्रम में ना ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की सरकार ने भारत में शासन व्यवस्था को चलाया। तो हम लोग इसको अध्ययन के लिए तीन रूप में मैंने बांट दिया। प्रथम चरण 1600 से लेकर 1757, दूसरा चरण 1757 से लेकर 1858 और तीसरा चरण 1858 से लेकर 1947। तीनों क्रम को हम लोग दोस्तों समझेंगे क्या है। 1600 से लेकर 1757 में ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सिर्फ और सिर्फ केवल व्यापारिक कार्य किया, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, शासक अपना काम, ये लोग व्यापारिक कार्य करता था। बट द्वितीय चरण में जब 1765 की संधि के बाद या 1757 की प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता को हथिया लेता और अपना ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक के साथ साथ यहाँ की शासन व्यवस्था पर भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फिर 1857 की क्रांति होती है, 1858 में एक अधिनियम आता है। उस 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को खत्म करके भारत की जितनी भी शासन व्यवस्था होती है दोस्तों, वो ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की संसद को सौंप दिया जाता है और वहाँ से काम चलता है। इसी तरह से 1600 से लेके 1947 के क्रम में 3 तरह की शासन व्यवस्था हमारे भारत में चला। अब क्या हुआ, इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1757 से लेके 1858 या 1947 तक कर सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के बीच में हमारे देश में बहुत सा अधिनियम को लाया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ अंकुश लगाना चाहता था, क्योंकि यह निरंकुश हो चुका था। लोगों पे मनचाहा देखता तो नहीं था, तो क्या कमी है, किसानों पर अत्यधिक बोझ देता था। तो उसको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक रूप से समय समय पर अधिनियम बनाता था, जो आगे चल के अभी जो भारत का रूपरेखा संविधान का है कहीं ना कहीं आधार बना, जो इस प्रकार है। तो हमारे देखते हैं हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक 1833 के अधिनियम तक देखेंगे। हम टोटल देखेंगे, हमारा संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का 3 वीडियो आएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगी, पार्ट 3। आप यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठि वर्तमान का जो अभी दोस्तों संविधान है उसमें कोई समस्या होगी। चलते हैं आगे। तो भारत का सबसे पहला अधिनियम जो होता है 1773 का अधिनियम, इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग मतलब होता है चलाना, भारत को चलाना है तो उसके लिए पहला अधिनियम 1773 का आता है 1773। उसके अंतर्गत बहुत सा परिवर्तन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक गाइड देता है। इसमें 3, 4, 5 महत्वपूर्ण है। गवर्नर के बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है दोस्तों इस अधिनियम का तहत। और भारत प्रथम गवर्नर जनरल, दैट मीन्स बंगाल के, आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, साथ साथ बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे वो आपको बताना है। मगर जब इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। दूसरा,
1773 अधिनियम के तहत ही 1774 में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें 4 जज हो गए, 1 जज मुख्य और 3 इसके सहायक। वर्तमान में दोस्तों ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वर्तमान में भारत में जो एक सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कितने अन्य न्यायाधीश है, उसको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो जब 1774 में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिना इम्पे को बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल जो बनाया गया था, उसको 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद की स्थापना करता है। क्या? क्योंकि इसके साथ साथ 4 एक महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक टीम गठित किया गया, और जो गवर्नर जनरल का थे उनको सहयोग करने के लिए उसको बनाया गया था। लंदन में 24 व्यक्तियों के संचालक मंडल की स्थापना किया गया, क्योंकि लंदन के 24 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को एक लंदन में गठित किया गया, और देखा गया कि भारत में किस रूप से वहां पे व्यापारिक और राजनीतिक रूप से काम हो रही है, उसके लिए गठित किया गया, संचालक मंडल की स्थापना किया गया, तो बेहतर तरीका से हो। इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी का अधिकार बम्बई और मद्रास पर लागू भी कर दिया गया। दोस्तों ये 5 महत्वपूर्ण एक्ट आया, परिवर्तन हुआ था 1773 के अधिनियम से। अगला आती है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इन्हीं पूछ दिया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था भारत में? तो 1773। तो इसको हम लोग देख लेंगे ना, अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ेंगे ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग आराम से बना लेंगे दोस्तों। आइए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया हुआ था, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ? व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करता था, व्यापार के साथ साथ अपना राजनीतिक भी काम करता था। कहा नहीं, दोनों को अलग करना होगा, दोनों को अपना अलग एक टीम होना चाहिए। तो व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया, क्योंकि व्यापारिक लोग ना तो राजनीतिक में जाएगा, ना राजनीतिक वाले हुए व्यापार में जाएगा, दोनों का अलग नियम और कायदा होना चाहिए। कार्यकारिणी परिषद जो यहाँ 4 था ना, उसको घटा के 3 कर दिया गया। तो पूछा जाता है कार्यकारिणी परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कब किया गया था, किस एक्ट के तहत किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों इसके बाद 1813 का अधिनियम आता है, इसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया का पूर्ण रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्ण रूप से था व्यापारिक अधिकार, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन 2 चीज छोड़ दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, चाय और चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद और अन्य वस्तुओं का जब हम व्यापार करते हैं ना, कोई और अन्य कंपनी भी भारत में इस चीज का व्यापार कर सकता है। दूसरा, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का भी प्रावधान किया गया था। इससे पहले ना कोई नियम नहीं था, भारत में कोई शिक्षा पर खर्च नहीं होता था। तो इस 1813 के अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण यहाँ परिवर्तन आया। शिक्षा पर 1 लाख, पूरे भारत में 1 लाख रुपया खर्च करने लगा, ये जरूरी हो गया था। और पहली बार कानूनी रूप से ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की अनुमति। दैट मीन्स 1813 अधिनियम के तहत ही ब्रिटेन से ईसाई के जो मानने वाले थे वो भारत में अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। कोई यदि धर्म ये अच्छा लगा तो उसको अपना सकता है, वो कानूनी रूप से आने की अनुमति दे दिया था। और 1837 के अधिनियम ये भी महत्वपूर्ण था भारत के संदर्भ में देखा जाए तो। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बोलना है दोस्तों, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। जब ये परिवर्तन किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया। जो इससे पहले 1813 में ना चाय और चीन के साथ जो दिया हुआ था एकाधिकार, उसको 1833 में पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई चीज पे भी अधिकार नहीं रहेगा, सभी कंपनी मिलके आप काम करेगा। ये नहीं चाहेगा तो हम ही करेंगे, वो संभव नहीं किया। इस एक्ट के तहत ये परिवर्तन कर दिया गया था दोस्तों। रंग, रूप, जाति, निवास आधार आदि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध कर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोग जो अंग्रेज थे वो गोरा काला में भेदभाव करते थे, निवास के स्थान पर करते थे, जाति के रंग रूप। तो वे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जितने भी भारत में लोग हैं, चाहे आप ब्रिटेन से हैं या व्यापारी हैं या जो भी है, सबके लिए समान अधिकार होगा। और इसी के साथ लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का मतलब होता है नियम कायदा। भारत में समय के साथ क्या क्या विधि में परिवर्तन होना चाहिए, वो सब चीज का भी गठन किया। पूछा जाता है मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था दोस्तों? 1833। दोस्तों मैंने कोशिश किया आपको बेहतर से बेहतर इस वीडियो के माध्यम से संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताऊं। फिर 1833 के बाद मैं 1853 का अधिनियम भी जानूंगा। इसके साथ साथ बहुत सा अधिनियम आता है। हम लोग भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक भी देखेंगे।
हमने कोशिश किया, क्लास 4 के अंतर्गत पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत ही जल्दी इसमें लाऊंगा। और यदि आप ये पूरा का पूरा वीडियो एक प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ते हैं ना, रिवीजन करते हैं, तो हमको नहीं लगता है तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपसे सवाल कोई छूटेगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो का आपने अंत तक देखा। और एक बार और जरूरी कहना चाहूँगा, वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखिए और अन्य लोग को भी पहुँचाने का काम करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही जल्दी आता हूँ।